Good morning, everyone. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today, we will discuss hypothecation charge. We have already discussed right of lien, negative lien, right of set off, right of appropriation, right of pledge. Or now, we are discussing hypothecation charge. ये क्या होता है? देखिए, कुछ हमारे पास एसेट्स ऐसी होती हैं जिसका पोजेशन बैंकर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसका पोजेशन ले लिया, ओनरशिप तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता। पोजेशन जैसे हमने प्लेज में डिस्कस किया था कि सामान रखा और लोन ले लिया, तो सामान क्रेडिटर या बैंकर के पास रहेगा। लेकिन ये जो हाइपोथेकेशन चार्ज है, ये कुछ ऐसी मूवेबल एसेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज पर लागू होता है जिसका पोजेशन बोरोवर या कस्टमर के पास ही रहेगा। क्योंकि सोचिए, अगर स्टॉक ऑफ गुड्स है और उसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, अगर उसको बैंक रख लेगा तो फिनिश गुड्स कैसे तैयार होगा? फिर ये देखिए, ट्रैक्टर है, जैसे अगर ट्रैक्टर को बैंक अपने पास रख लेंगे एज ए सिक्योरिटी, तो फिर उस पर वो फील्ड में कैसे चलेगा? इसी तरह कार है, कार फाइनेंस है, ये भी इसका पोजेशन, ट्रैक्टर का पोजेशन, स्टॉक ऑफ गुड्स, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनका पोजेशन, उसमें जो है पोजेशन बोरोवर के पास रहेगा, ओनरशिप भी बोरोवर के पास ही रहती है। तो ओनर, इसमें ना तो ओनरशिप ट्रांसफर होती और ना पोजेशन। तो इसमें देखिए होता कैसे है। सबसे पहले हाइपोथेकेशन का मीनिंग क्या है? दृष्टि बंधन, मतलब हाइपोथेकेशन चार्ज, मूवेबल एसेट्स जो बैंक के पास नहीं हो सकती, जो बोरोवर के पास ही रहेंगी, ऐसी चीजों के लिए हाइपोथेकेशन चार्ज कन्वीनियंट है, एक इजी मोड ऑफ चार्ज है। तो इसमें देखिए, इसकी डेफिनेशन किस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एक्ट में है या नहीं? तो देखिए, nowhere defined in Contract Act 1872। 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं है। तो 2002 में एक एक्ट आया, सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट 2002 में। इसमें क्या है? इसमें चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी, वो इसमें डिफाइंड है और इस पे सरफेसी एक्ट काम करेगा। तो सरफेसी एक्ट में क्या होता है? पहले तो इसका मीनिंग क्या है? सरफेसी, सरफेसी का मीनिंग क्या है? सरफेसी देखिए, सरफेसी, SAR, सर, इसका मीनिंग है सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction securitization and reconstruction of, अब अगला देखिए, FA, फाइनेंशियल assets and ESI, enforcement of security interest। और इस सारे को एक्ट 2002 में ये आया था। तो ये FA और ESI, तो इस तरह इसका मीनिंग है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये 2002 में ये एक्ट आया, जिसके तहत विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हम
बैंक अपनी रिकवरी कर सकता है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्या है कि सिक्योरिटाइज कैसे करें, उसको अपने कब्जे में कैसे लें, या फिर एआरसी को रिकंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए एआरसी को दें, उस एआरसी को बेच दें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दें, या फाइनेंशियल एसेट्स जो सिक्योरिटी है, और उसको फिर कैसे शेयर करें, एनफोर्समेंट लागू करें सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये सरफेसी एक्ट है। तो सरफेसी एक्ट में इसकी डेफिनेशन है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाइपोथिकेशन चार्ज किस एक्ट के तहत है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, सरफेसी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। तो अब देखिए, डिफाइन इन सेक्शन 2(1) सब सेक्शन N ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। अब चार्ज क्रिएटेड ऑन मूवेबल एसेट्स, जितनी भी मूवेबल एसेट्स हैं हाइपोथिकेशन के केस में, मूवेबल एसेट स्टॉक ऑफ गुड्स है, तो फ्लोटिंग चार्ज। अब ये यहाँ फ्लोटिंग चार्ज का मीनिंग क्या है? फ्लोटिंग का मतलब ये है कि देखिए, स्टॉक अगर है और व्यापारी के पास या बिजनेसमैन के पास अगर स्टॉक है, तो वो स्टॉक कुछ आएगा कुछ जाएगा तो चलता रहता है, तो स्टॉक का इन एंड आउट होता है, तो उसको फ्लोटिंग चार्ज उस पर बना रहता है। जैसे ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर पे हाइपोथिकेशन चार्ज हो सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर को बैंक में जमा नहीं किया जा सकता, उसको रखा नहीं जा सकता, पोजीशन नहीं दिया। इसी तरह कार है, इसी तरह इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उस पर हाइपोथिकेशन चार्ज इज वेरी मच कन्वीनियंट। क्योंकि देखिए, अगर उसको आप प्लेज करेंगे तो फिर ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर अगर बैंक के पास रहेगा तो फिर किसान को या फार्मर को क्या फायदा हुआ लोन लेने का। तो इक्विटेबल चार्ज इज क्रिएटेड। इक्विटेबल मीन्स अगर वो डिफॉल्ट करता है, अगर बोरोवर या कस्टमर डिफॉल्ट करता है, तो फिर बैंक उसका पोजेशन ले सकता है। इक्विटेबल मीन्स उसका पोजेशन लिया जा सकता है, और पोजेशन लेने के बाद जो पावर एंड राइट्स बैंक के प्लेज के केस में है एज ए प्लेजी, वो पावर बैंक को मिल जाते हैं, उसको नोटिस देके वो सेल कर सकता है। तो ये था, इसमें नाइदर ओनरशिप, ना तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती, नॉर पोजेशन टू बैंक, इस हाइपोथिकेशन चार्ज के केस में। तो ये था। अब देखिए, बैंकर को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इस किस्म के लोन करें। तो उसमें देखिए, सबसे पहले सैंक्शन ओनली टू हाई रेप्यूटेड, जो हाई रेप्यूटेड बिजनेसमैन या इंडिविजुअल्स बोरोवर है, उनको ही लोन दिया जाए, और उनकी साउंड स्टैंडिंग हो, अच्छी उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो स्टॉक बेच देता है तो बैंक के पास रिकवरी के लिए चांसेस नहीं बचते हैं। इसीलिए तो ओनली हाई रेप्यूटेड एंड साउंड स्टैंडिंग कस्टमर्स को ही इसकी सैंक्शन बैंक दे, या फिर कोलेटरल ले। देखिए, कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल स्टॉक के अलावा अगर कोई और सिक्योरिटी अगर बैंक लेता है, इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, अगर कोई और सिक्योरिटी ली जाती है तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक इसके साथ लेता तो बैंक काफी सेफर साइड हो जाता है। तो सैंक्शन उसी हाई रेप्यूटेड या साउंड स्टैंडिंग कस्टमर, और साथ में अगर कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाए तो बैंक रिकवरी में आसानी रहती है। दूसरा, स्टॉक स्टेटमेंट, ये पीरियडिकली एंड वैल्यूएशन देयरऑफ। बैंक इज टू आस्क द बोरोवर टू सबमिट स्टॉक स्टेटमेंट पीरियडिकली, मीन्स विद इन 15 days, 1 month, 3 month, half yearly, as the case may be। तो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को कस्टमर से मांगनी है। और फिर इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक का इंस्पेक्शन बैंक करे, क्योंकि देखिए, अगर स्टॉक का पीरियडिकल इंस्पेक्शन नहीं किया जाता
तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक कुछ चीजें जरूरी हैं। तीसरा, फुल्ली इंश्योर्ड स्टॉक अगेंस्ट फायर एंड अदर रिस्क। स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड होना चाहिए, और कोई भी ऐसा स्टॉक जो सेलेबल नहीं हो वो स्टॉक मेंटेन ना करे बार बार, क्योंकि वो स्टॉक किसी काम का नहीं है। तो अगला, नेम प्लेट मीन्स टू नोटिस टू पब्लिक। बिजनेस प्रीमिसेस में जो नेम प्लेट उसके प्रॉपर प्लेस पर लगानी चाहिए, ताकि ये एक नोटिस है टू द पब्लिक कि यहाँ किस बैंक से किस पार्टी ने लोन लिया है। क्योंकि अगर आप नेम प्लेट नहीं है तो उसको एन अदर हाइपोथिकेशन चार्ज करके सेम गुड्स पर लोन लिया जा सकता है, और वो एक फ्रॉड हो जाता है। इसलिए नेम प्लेट होना जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी मैंने देखा है बिजनेसमैन भी अवॉइड करते हैं नेम प्लेट का, लेकिन बैंकर को चाहिए कि उसको मेंटेन करे, नेम प्लेट अवश्य चेक करें और लगाने के लिए कहें। कंपनी के जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो इस केस में क्या है कि अंडर सेक्शन 125 में कंपनी एक्ट में ये कंपलसरी है, नेसेसरी है कि हाइपोथिकेशन चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक। बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएशन के 30 days के अंदर वो आरओसी में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो फिर उसके बाद एक अंडरटेकिंग भी ले, अंडरटेकिंग में मेंशनिंग दैट नॉट टू क्रिएट अनदर चार्ज ओवर द सेम गुड्स पे बोरोवर चार्ज नहीं करेगा। ये हाइपोथिकेशन डीड या एग्रीमेंट में इसका मेंशन किया जाना चाहिए। कोलेटरल मैंने बताया, कोलेटरल सिक्योरिटी लेने के बाद बैंक सेफर होता है। ज़्यादातर केसेस में क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कोलेटरल कम पड़ जाती है, जैसे बड़े बड़े केसेस में बैंक का एनपीए खाते इसीलिए होते हैं कि वो रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी कोलेटरल कम पड़ जाती है, और जो स्टॉक है स्टॉक डिस्पोज ऑफ हो जाता है या साइफनिंग ऑफ फंड हो जाता है। तो इसलिए सेफर साइड बैंकर को ये 6-7 चीज़ें का स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।